हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम देखेंगे 41वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1996 का जो क्वेश्चंस था वो बीपीएससी में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है। तो आप देखिए कि ये क्योंकि 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये उसके अकॉर्डिंग ही यानी कि 1991 का जो रहेगा जनसंख्या का उसके आधार पर ये पूछेगा। तो इसमें देख लीजिए कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर अगर बिहार का स्थान तब जो था वो द्वितीय था, पर 2011 के अनुसार से अगर देखा जाए तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बन चुका है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो अगर हम अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में प्रथम स्थान है बिहार का जनसंख्या घनत्व के आधार पर। इसका जनसंख्या घनत्व है 1106 पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भारत में चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी जो है वो मेघालय राज्य में अवस्थित है। विदर्भ एक प्राकृतिक नाम है भारत में, वह विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का एक अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में आपका चावल का होता है खेती। आप देख लीजिए साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, अपने ईस्ट में सारे एरिया में चावल होता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पाद राज्य कौन सा है। तो पटसन की बात अगर की जाए तो पश्चिम बंगाल है पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती नदी पर स्थित है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है और खादर कहलाती है नई वाली। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो निर्मित है पैलेजोइक महाकल्प के टाइम का। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो है। तो कपास उद्योग की बात की जा रही है अगर, तो ये आपका आधारित है संभार मूलक पर। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का वही स्थानीय समय है जो कि भारतीय मानक समय है, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ एक मानक समय है। अब आप ये बताइए, चलो ठीक है मैं ही बता देती हूँ। जो इलाहाबाद के पास नैनी है एक जगह, वहाँ 82.5 डिग्री इतना डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय माना गया है। और जो पटना जो है, अगर पटना का देशांतरीय विस्तार के रूप में पूछे तो पटना आपका 85.5 डिग्री देशांतरीय स्तर पर, ये देशांतरीय रेखा पर अवस्थित है। यानी कि 3 डिग्री का फर्क है। 3 डिग्री का फर्क का मतलब कि 12 मिनट जो है ये अंतर होता है। आपका 12 मिनट का अंतर आ रहा है इसका। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो पूरे विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है ये। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात अगर की जाए तो वो है आपका शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र ग्रह के बारे में, जैसे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 477 डिग्री सेल्सियस होता है क्या यहाँ का सतह का जो टेम्परेचर होता है। सूर्य ग्रह के बारे में कुछ और चीज़ जान लीजिए आप। सूर्य ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके अलावा सूर्य ग्रह 224.7 दिन में ये चक्कर लगा देती है सूर्य का। ठीक है, और यहाँ पर जो है सर्वाधिक, यानी कि जैसे पृथ्वी पर सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर सर्वाधिक 97% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला हम देख लेते हैं कि विश्व की, हाँ ये हो गया। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है। तो 365 दिन और 0.25 दिन। इसका मतलब हो गया कि एक दिन का 1/4 भाग, यानी कि 6 घंटा और लगता है। तभी 4 सालों में वो 6 घंटा करके वो पूरा एक दिन हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर के रूप में मनाते हैं। लीप ईयर जो 366 दिन का होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो घने वन है वो विश्वत
रेखा के पास में अधिकतर मिलते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वह है, तो ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि तारे। अगर अगला है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, तो सतह का 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। 71% जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है। अगला हम देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है ओजोन परत की। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक है, तो मरुस्थल की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास सर्वाधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है, तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब हो गया कि नीति निर्देशक तत्व का अगर हनन होता है, आपका जो उसमें बातें की गई हैं अगर उसका हनन होता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। अगला है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आया है। 52वां जो संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन आपका 1885 ईस्वी में लाया गया था। उसके अनुसार से दल बदल विरोधी कानून था वो लाया गया था। संविधान के 10वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया गया और इससे जो दल बदल संबंधी जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसके अनुसार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दल विरोध करने वाला कोई भी सांसद या विधायक सदन के सदस्यता होने के साथ साथ अपनी अगली बार का चुनाव जीतने और उसका सदन के शेष कार्यकाल तक मंत्री पद पर या लाभ का पद, कोई भी पद हो, वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। राजनीति दल जो होते हैं वो पारस्परिक विलय को विधेयक के तहत दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर पारस्परिक उनका विलय होता है एक विधेयक के तहत तो उनका दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं, तो राज्यसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं और वही लोकसभा में 2 व्यक्ति मनोनीत होते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन अगर देख ले, ऐसे जो राज्यसभा का जो अधिकतम सीटें हैं वो है आपकी 250 सीटें। उसमें मनोनीत वो इंक्लूड कर लेता है, जैसे 12 मनोनीत और प्लस 238 होकर के आएंगे, मतलब कि इलेक्ट होकर के आएंगे। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आम चुनाव में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वो आपका जो उम्र है चुनाव मतदान का उम्र वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म द्वारा प्राप्त होती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त होती है और किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी बैंक में आपने धनराशि जमा करके रखा है तो उसके द्वारा आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है। कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग है वो आपका अनुच्छेद 74 में प्रयोग किया गया और एक ही बार प्रयोग इसका किया गया है। और जो मंत्रिमंडल जो है वो आपके लोकसभा के प्रति क्या उसको कह सकते हैं आप वर्ड्स में कि वो मतलब लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ चला गया, यही प्रॉब्लम आ रहा है अभी नया नया होने की वजह से। ठीक है, सॉरी, आपको थोड़ा सा परेशानी इसमें हो रहा है, झेलना पड़ रहा है, मुझे भी झेलना पड़ रहा है एक्चुअली, पर कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ के शुरुआत में थोड़ा सा तो होता ही है दिक्कत। चलिए ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों को विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका की बात अगर की जाए तो उसमें आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यही होते हैं राज्य के विधायिका में सम्मिलित।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। राज्य को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन करने का रीजन है कि क्योंकि इसका सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य है। और इसका कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। आपातकाल की घोषणा भी करता है और अध्यादेश भी जारी करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए ये उसका जो अधिकार क्षेत्र है उससे बिल्कुल ही बाहर है। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको संसद द्वारा महाभियोग पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्य का निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था और उसके तहत मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 151 का क में भाग 4 में जिसका वर्णन है उसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः लागू किया गया अगर पूछा जाता तो उसका जवाब हो जाता 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन कहता है, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती चुनाव की बात की गई थी। तो ये है कि पंचायती चुनाव को आदेशात्मक और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। तो यही आपका 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज से संबंधित अलग अलग कानून रखे गए थे। इसको भाग 9 में, जो पंचायती राज है उसको भाग 9 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद भी देख लें आप 243 का, अनुच्छेद 243 में ए से लेकर के ओ तक में इसको जोड़ा गया है। अनुसूची की जहाँ तक बात कर ले तो 11वीं अनुसूची है आपका संविधान पंचायती राज की जो बात की गई है। अच्छा, कुछ और भी फैक्ट्स आप जान लें। क्या हुआ था कि पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। लेकिन संविधान में मतलब एक कह लो आपकी संविधान में इसको पूरी तरीके से वर्णित किया गया, वो है आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए मूल्य की स्थिरता होनी चाहिए, बचत दर होना चाहिए और संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, लेकिन मुद्रा की मात्रा कोई इस पर डिपेंड नहीं करता। अगला हम देख लेते हैं कि भारत राज्य को की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत आय की और जो आय है भारत सरकार की, उसका जो सबसे बड़ा स्रोत है आय का वो है आपका उत्पाद कर। अच्छा, एक दिन पहले भी मैंने बताया था उत्पाद कर, चुंगी कर, ये सब चीज़ जो है तो वो आपका भारत सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है, तो कपास का उद्योग जो है वो भारत में सबसे प्राचीन है और बृहत स्तरीय का है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो ये जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का उदाहरण है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो विनिमय दर की बात अगर हम कर ले तो ये आपका निर्धारित होती है, कुछ चयनित जो मुद्राएं होती हैं उसके द्वारा ये निर्धारित होती है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चयनित मुद्राओं का क्या मतलब है, जैसे डॉलर, पौंड, मार्क, येन, इसकी तुलना में अपने जो रुपए है इसका क्या वैल्यू है, इस चीज़ पर निर्धारित होती है विनिमय दर। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक विद्युत यानी कि तापीय विद्युत जो है वो सर्वाधिक है। तापीय विद्युत आपका 80%, भारत में जो ताप विद्युत है वो 80% आपका ताप विद्युत है। बाद बाकी जल विद्युत 17%, जल विद्युत की बात करें तो 17% है और 3% आपका जो है वो परमाणु विद्युत है। अगला देखते हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय
जो स्टार्ट किया गया था कार्यक्रम, ये इसकी विचारधारा महात्मा गांधी ने दिया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि गरीब में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, जो गरीब में भी सबसे गरीब है। जो ये है, रस्किन का एक पुस्तक आया था अनटू द लास्ट में गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और 1977-78 ईस्वी में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। डेट एक बार आप याद रखना कि 1977-78 में। ठीक है, अगला देखते हैं कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। तो ग्रामीण जनसंख्या 80% और शहरी जनसंख्या जो हमारे यहाँ है बिहार में वो है आपका 20%। अगला हम देख लेते हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की गई थी। तो ये तो सही बात है, ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम थे इनकी उतनी सफलता नहीं मिल सकी जितनी आशा की गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। केंद्रीकृत ढांचे के कारण क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा, तो नहीं, बिल्कुल भी बात ये गलत है। जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो विकेंद्रीकृत ढांचे पर कार्य करता है और इसका उतना ज़्यादा सफल नहीं होने के पीछे का रीज़न आपका हो गया कि जो भी मतलब इसके जो 3 अंग है आपका समन्वित जो ग्राम है उसका 3 अंग है, वो है आपका विकास प्रशासन, ऋण संस्थाएं और पंचायती राज स्थानों की कार्यविधि में कमजोरियों के कारण। उसमें जो वही 3 उसके अंग हैं और उसमें जो कमजोरी आता है जो आप ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, तो उन कमजोरियों के कारण इसका उतना विकास नहीं हो सका। तो आपका कथन ए तो बिल्कुल सही है लेकिन कथन बी बिल्कुल गलत है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो वो है आपका चावल। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग तो अब खत्म कर दिया गया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि योजना आयोग कब खत्म किया गया है। अच्छा, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है वो है आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का स्वरूप क्या होता है। तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। तो आर्थिक विकास अवरुद्ध की बात करें तो अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण यहाँ पर आर्थिक विकास में अवरुद्ध हुआ है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1992 से 97 तक इसका कार्यकाल था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि थी। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि उस समय की जानने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे भी इसका जनसंख्या वृद्धि जब भी होगा इतना % तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका तो ऐसे ही डी नज़र आ रहा है। पर अभी की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 17.64% है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ आपको। यदि किसी ऐनक के लेंस की जो शक्ति है वो 2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी बराबर होता है 100 बटा आपका जितना लेंस की शक्ति है, तो 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो 100 वाट गुना 10, बिजली का खर्च वाट इंटू आर होता है ना, किलोवाट पर आर। तो 1 घंटे में जितना जलता है, तो 1 घंटे में 1000 जल रहा है। 1000 यूनिट का मतलब 1000 वाट का मतलब होता है 1 इकाई यानी 1 यूनिट। तो वो हो गया आपका बी नंबर सही जवाब। भारी जल होता है, तो भारी जल जो होता है वो आपका हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है। जैसे भारी जल में ड्यूटोरियम, ऐसे जल क्या होता है, जल H2 होता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन हाइड्रोजन के जगह वहाँ पर उसी का समस्थानिक है, आइसोटोप है ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम पार्ट ले लेता है तो D2O बन जाता है। वो चीज़ आपका हो गया भारी जल। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा मिलता है। अधिक ठंडा मिलने का कारण है कि लोहा जो है वो चाहे विद्युत की बात की जाए या उष्मा की बात की जाए दोनों का अच्छा चालक होता है और लकड़ी लोहे की तुलना में खराब चालक होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि लकड़ी की तुलना में लोहा विद्युत का अच्छा चालक है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला है कि हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक होती है, तो हवा में हमारे यहाँ नाइट्रोजन जो पृथ्वी का अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया था, शुक्र ग्रह वाले क्वेश्चन में भी बताया था इसका जवाब। तो पृथ्वी पर हवा में जो सर्वाधिक है वो है आपका नाइट्रोजन 78%। वही आपका ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन आपका 21% है। उसके बाद आपका ऑर्गन आता है, ठीक है,
ऑर्गन आता है और ऑर्गन है आपका 0.93%। फिर CO2 आता है और CO2 का परसेंट आपका 0.03% है। उसके अलावा अन्य गैसेज में आपकी मीथेन और हाइड्रोजन ये सारी गैसें आती हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए अगला सवाल है कि चलो उसका तो जवाब ये आपका हो गया, बता ही दी थी मैं। अगला देखते हैं हम, एक मिनट, कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह की बात, सबसे गर्म ग्रह की भी हमने बात कर ली। कौन सी सबसे गर्म ग्रह है? शुक्र ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो वो ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह है वो अपने धुरी पर जब चक्कर लगाती है तो 10 घंटे का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष का टाइम लगता है। जैसे पृथ्वी को 1 वर्ष का टाइम लगता है सूर्य की परिक्रमा करने पर, और अपनी धुरी पर 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, यह ग्रह जो है इसका कलर है आपका, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है ना, ये पीला ग्रह है, येलो कलर होता है इसका आपके बृहस्पति का। और बुध जो है वो सौरमंडल का, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। ठीक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर बात की जाए, मैंने चेंज करने के लिए भी बताया था, सेल्सियस फ़ारेनहाइट को चेंज करने का भी फॉर्मूला बताया था। अगर आप वो चीज़ नहीं देखे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं बता दूंगी उस फॉर्मूले को। ठीक है। तो सेल्सियस स्केल पर जो मानव शरीर का समान तापमान होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। मच्छर भगाने वाली जो दवाएं हैं उसमें सक्रिय रसायन होते हैं, तो मच्छर भगाने वाली दवाई में एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। ओके। उसके एलिथ्रीन का जो स्मेल है वो, उस स्मेल के कारण वहाँ का मच्छर भाग जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो परमाणु नाभिक का जो आइसोटोप है उसमें परमाणु की संख्या वही रहती है आइसोटोप्स में, परमाणु का, और न्यूट्रॉन की संख्या में चेंजिंग आता है। यानी कि न्यूट्रॉन का संख्या अगर बढ़ेगा, परमाणु भार क्या होता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो इसमें आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या होता है? परमाणु की संख्या तो वही रहती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती हैं। तो ये होगा उसका बी नंबर जवाब, सही जवाब। अगला है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती हैं और बच्चों में हड्डियों की संख्या वो होती हैं वो 208 होती हैं। ठीक है। तो इसमें उसे हो जाएगा डी नंबर सही जवाब। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होता है। पुरुष, जैसे स्त्रियों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, लेकिन पुरुष में सिर्फ XX होते हैं। तो यही कारण है कि सिर्फ X क्रोमोसोम होने के कारण जो वर्णांधता होता है वो अधिक होता है आपके पुरुषों में। HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV से आपका एड्स होता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि HIV जो है वो आपका, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन एक परमाणु की भाषा नहीं है? तो बेसिक ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी भी और फोर्ट्रेन भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन फास्ट कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम, ये क्योंकि उस टाइम का पूछा जा रहा था, अभी का तो जनसंख्या मैंने पिछले ही उसमें बताया आपको कि शिवहर की जो आय जो है वो शिवहर का सबसे कम है, ये चीज़ भी मैंने बताया था। और जनसंख्या की बात अगर की जाए विभाजन के बाद, तो पटना सबसे अधिक, एक मिनट, सबसे अधिक तो आपका पटना का हो गया आज के डेट में जनसंख्या, सबसे अधिक तो आपका पटना का हो गया। और वही शिवहर की बात की जाए तो शिवहर का आपका सबसे कम जनसंख्या हो गया, आय भी सबसे कम है और जनसंख्या भी सबसे कम है शिवहर का। ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये बिहार का जो विभाजन हुआ था उसके पहले का ये क्वेश्चन था। ठीक है। अगला हम देखते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा शेर शाह ने कब बनाया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, सॉरी 1541 ईस्वी में। ओके। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक आपके विक्टर दास हैं।
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो वो तो छोड़िए, 1995 की समाप्ति पर छोड़िए, आज के डेट में बिहार में जो जिलों की संख्या है वो है कितनी, 38 है। जब विभाजन हुआ था तो 37 जिले बिहार में थे और बाद बाकी टोटल 55 थे, तो उसमें से आप हटा लीजिए, वो उतने चले गए थे आपके 18 चले गए थे आपके झारखंड में। लेकिन बाद में जब आपका जहानाबाद गया से अलग होकर के जहानाबाद बनता है तो उसमें जो संख्या हो जाती है जिलों की संख्या वो हो जाती है 38। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 मिनट, मैंने क्या बता दिया आपको, 37 पहले थी और जब अरवल जहानाबाद से अलग होती है, सॉरी माइंड से बिल्कुल निकल गया, जब अरवल अलग होती हैं जहानाबाद से, तो क्योंकि लेटेस्ट तो वही चेंज हुई है ना, और अभी की का जो ये है वो अभी आपके जिलों की संख्या 38 है, तो अरवल के अलग होने के बाद वो 38 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून आपका सन 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हाँ इसमें क्या था, काश्तकारी कानून में क्या था कि जो आदिवासी लोग जो थे, तो वो तो आदिवासी लोग हैं, उनका जंगलों पर पूरा अधिकार है, वो अपने अनुसार से वहाँ पर काम करेंगे। लेकिन इस काश्तकारी जो कानून आया था, इस अधिनियम के तहत जो आदिवासी लोग थे उनका स्वतंत्र, जो वनों पर स्वतंत्र उपयोग वो करते थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्त संस्था है। तो बिहार राज्य वित्त निगम जो है वो आपकी वित्तीय सहायता के लिए प्रमुख संस्था है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। तो सोने की खाने की बात की जाए तो वो पटना में स्थित थी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो गोरक्षणी जो सभाएं हैं उसकी स्थापना 1882 ईस्वी में की गई है। आज भी देखोगे कि जगह जगह पर गोरक्षणी नाम से कई जगह ऐसा फेमस है, मंदिरों वगैरह या किसी चीज़ को वो नाम देकर के फेमस कर दिया गया है। तो गोरक्षणी वही चीज़ था, स्टार्टिंग में गायों की रक्षा के लिए बना गया था 1882 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ 1936 ईस्वी में, और बिहार को जो राज्य का दर्जा भी है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जब उड़ीसा अलग हो गया उसके बाद दिया गया था। बिहार के पटसन उद्योग की पट्टी स्थिर है। तो पटसन आयोग की हम अगर बात कर लें तो वो आपका स्थित है, ये देखिए, उत्तर पश्चिम बिहार में और उत्तर पूर्वी बिहार में। ठीक है, जब बिहार का जब विभाजन हुआ था, जूट के उत्पादन में देश का जो बिहार का स्थान है वो आपका दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो बिहार में पटसन जो होता है उसकी खेती और उससे रिलेटेड उद्योग जो है वो मोस्टली उत्तर पश्चिम बिहार में और उत्तर पूर्वी बिहार में ही फैली हुई है, यानी पूर्णिया, कटिहार जिले ये सब जो है वहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होती है। उसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब में जूट की खेती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है। तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का आपका 30 से 40% है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है। तो आज के डेट के अनुसार से अगर चले, क्योंकि आप अभी तो आपका पहले का तो अलग ही था, लेकिन अभी आपका चले तो झारखंड अलग होने के बाद से बिहार में खनिज रह ही कहाँ गया है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है। तो छोटा नागपुर पठार का आपका मुख्य फसल है वो है आपका मकई और दलहन जो फसल है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो पहले, अब क्योंकि अलग हो गया तो अब यहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त नहीं होता। सिंहभूम जिला जो था वहाँ मोस्टली लौह अयस्क प्राप्त होता था। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो ये भी क्योंकि वो पहले की बात है, जब बिहार का विभाजन उसके पहले की बात है, तो ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो छोटा नागपुर के जंगल आपके वहाँ पर पतझर और सवाना ये दो तरीके के जंगल थे। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ठीक है, 19 ये तो आपका करंट का क्वेश्चन कोई मतलब नहीं बनता, ये सारा आपका करंट का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। अच्छा, नाम के बारे में हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये वैसे उस टाइम का क्वेश्चन था करंट का, पर थोड़ा सा जानकारी तो नाम के बारे में रख सकते हैं
ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम में प्रवेश होने वाला नवीनतम सदस्य, यानी कि आप ध्यान में रख सकते हो कि नाम में कौन कौन सा मेंबर है, तो यह नाम किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप एक बार ध्यान से रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये नेशनल लेवल के क्वेश्चंस हो गए। चलिए अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अपेक, APEC, अपेक के का जो है पूर्ण नाम वो क्या है? ठीक है, तो अपेक का पूर्ण नाम है इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूर्ण नाम है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्य आपका कार्य है वो जैसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है उसमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तरह अपेक को भी स्वतंत्र व्यापार के रूप में स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर ये अभी स्थापित नहीं कर पाए हैं। हिंदी कविता के लिए ठीक है, ये तो आपका तब का करंट का है। आपके जो भी करंट के, हाँ मैं करंट का क्वेश्चन उस टाइम का नहीं बता रही, लेकिन आप एक बार ध्यान दे लीजिए कि करंट के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट का क्वेश्चन चाहे अभी का आपको देख लो या बाद का देख लो, हर समय बहुत पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी द मूवर्स लास्ट साई के लेखक हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इनका जो और भी जैसे एक उपन्यास था इनका द सैटेनिक वर्सेस, उसमें क्या था कि इन्होंने संपूर्ण मुस्लिम जगत के ने इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके की बात इन्होंने लिखी थी, जैसे मुस्लिम विरोधी कुछ बातें लिखी थी उसके खिलाफ। इवन इराक का जो धार्मिक गुरु था उसने तो इन्हें मृत्युदंड पर फतवा भी जारी कर दिया था उस बुक को लेकर के, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है द सैटेनिक वर्सेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दूसरी भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो दूसरी भारतीय महिला आपकी संतोष यादव थी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो प्रथम महिला तो आपकी बछेंद्री पाल थी। ठीक है, और संतोष यादव जो है वो उसके बाद मतलब दूसरी तो थी, लेकिन उसके बाद वो 3 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई कर ली थी। तो ये भी पूछा जा सकता था कि एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी संतोष यादव। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो मगहर महोत्सव 1990 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो आपका न्यायपालिका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10वीं एशियाई व्यापार समझौता साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? जो साफ्टा, अच्छा 2 चीजें आती हैं, एक साप्टा आता है, साप्टा, और एक है साफ्टा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका साप्टा का बात किया गया, SAPTA का बात किया गया, तो इसका जो औपचारिक संगठन जो है, औपचारिक जो उद्घाटन हुआ था वो आपका हुआ था दिसंबर 1995 में। ठीक है, जो साप्टा जो है वो सार्क देशों का एक व्यापारिक समझौता है। साप्टा का प्रस्ताव श्रीलंका ने 1991 ईस्वी में लाया था, और जो सार्क के 6ठे शिखर सम्मेलन है उसमें इसको 1995 ईस्वी में इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया था। कवि बान निवासी थे। बान का मतलब आपका है बानभट्ट से, तो बानभट्ट आपके निवासी कहाँ के थे? थानेश्वर के। अभी ऐसे समझिए, हो सकता है कि जगह में नहीं याद रहे क्योंकि हमें क्या मतलब बनता है वो सब चीज़ हम पढ़ते नहीं जनरली, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा करके इसका निकाल सकते हैं। जो बानभट्ट थे वो आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी, वो थानेश्वर की थी, यानी बानभट्ट कहाँ के होंगे? वो थानेश्वर के होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करके किया जा सकता है। अच्छा, जो हर्षवर्धन थे उन्होंने पहले तो अपना थानेश्वर में राजधानी रखा था, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को कनौज में शिफ्ट कर दिया था, और बानभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के
उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। तो उस टाइम में जो सूती कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता था वो आपका मथुरा में होता था। अगला हम देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है। तो चंद्रगुप्त महल जो है वो आपका लकड़ी का बना हुआ है। अगला है कि बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में से संबंधित हैं, ठीक है, तो उसका मिलान करना है, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ था? जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया और निधन उनका कुशीनगर में हुआ। तो इसका सी नंबर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो संगम साहित्य में जब हम उल्लेख की बात करते हैं तो संगम साहित्य में आपका चेर, चोल और पांड्य वंश, ये तीनों वंशों का ही उल्लेख मिलेगा। तो यहाँ पर कदम वंश है जो है इसका उल्लेख नहीं हुआ, सिर्फ इन तीनों वंश का उल्लेख है संगम साहित्य में। उसमें जैसे ये भी दिया गया है उस वाले जो कि चेरों का जैसे राजकीय चिन्ह, आज के टाइम में भी जो राजकीय चिन्ह होता है, तो चेर का जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था, चोल का राजकीय चिन्ह आपका बाघ था और पांडे का राजकीय चिन्ह जो था वो था आपका मछली, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विहार का पतन हो गया। ये बिल्कुल सही बात है। और महाविहार, ये देखिए कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय देना बंद कर दिया गया था, तो वो पतन का रीजन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सही बात है कि 12वीं शताब्दी में इसका अंत हो गया था, पर पतन का रीजन था क्या कि जब एक तो कि 11वीं शताब्दी में ही आपका विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका स्थापना किया गया था। तो पाल शासक जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और इसलिए ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय इसका थोड़ा सा जो महत्व है वो घटने लगा था। और लेकिन इसके पतन का सबसे बड़ा कारण है वो आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था और उसका पतन कर दिया था, उसे जला दिया था तोड़फोड़ करके। तो ये उसके पतन का रीजन था। तो इसका सही जवाब हम देख लेते हैं। एक तो गलत हो जाएगा और बी नंबर आपका, ये देखिए, एक सही है आपका कि पतन हुआ था और बी नंबर आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, है ना, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग बताया? तो बी ए स्मिथ जो थे उन्होंने शाहजहां के जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग बताया। बी ए स्मिथ ने उनकी पुस्तक है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें ही इस बात का वर्णन किया है उन्होंने। तो आप ध्यान में रख सकते हैं द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार से सही क्रम में अंकित करें, ठीक है। तो सही क्रम की बात है तो हम ईस्वी देख लेते हैं। चलिए, देवरा का युद्ध जो हुआ था वो आपका देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था, 1531, ठीक है। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1539 ईस्वी में हुआ था। कनौज का युद्ध आपका 1540 में, और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था। ये सारे के सारे हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे युद्ध, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था आपका उलगू खां। उलगू खां जो थे वो बहुत ही विश्वसनीय, मतलब इसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। और इन्होंने पूरा अगर देख लिया जाए इनका कार्यकाल, तो उस कार्यकाल में 40 बार इन पर आक्रमण हुआ था और उसमें वो बखूबी अपना नेतृत्व निभाए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मंगोलों के साथ लड़ते हुए 1299 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है, ठीक है। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो आपकी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसने पहले तो अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसी का जब
इल्तुतमिश जब गद्दी पर आता है तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। तो दिल्ली में अगर पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष क्या था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में किया था, कलकत्ता में किया था। ठीक है। निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वो आत्मीय सभा के संस्थापक थे। और आत्मीय सभा की स्थापना की बात कर ले अगर, तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में ही किया गया था। ठीक है। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में की गई थी ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था ये। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, इसका उद्देश्य जो मेनली था वो ये था कि केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमानों के लिए की जाए, वो था उनका उद्देश्य। और इनका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 में स्थापना हुई थी और 1908 ईस्वी में अमृतसर में इनका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाह शुजा जो थे उनसे रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पंजाब को उस वक्त शासक थे शाह शुजा, और अफगानिस्तान का रंजीत सिंह जो थे वो आपके पंजाब के शासक थे और शाह शुजा आपके अफगानिस्तान का शासक था। शाह शुजा ने काबुल जो राज्य है उसको प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह ने उनकी मदद करी थी, जिसके लिए उन्होंने इन्हें कोहिनूर हीरा भेंट के रूप में दिया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो अभी अभी मैंने बताया कि 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि उसका लक्ष्य, जो रॉलेट एक्ट जो था उसका लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना उसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में आया था और उसके अनुसार किसी व्यक्ति को संदेह ही होने से बस उस पर बिना आपका मुकदमा ये सब चलाए उसको दंडित किया जा सकता था। और उसे ही जो यहाँ हमारे नेताएं हैं उन लोगों ने काला कानून का संज्ञा दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न में असफल रही? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में असफल रही। ठीक है। उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही आपके महात्मा गांधी गए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। और कैद करने के बाद कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो जब प्रस्ताव आया तो उसके बाद गांधी जी को कैद करके आगा खान पैलेस में रखा गया था। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, ये सबको कैद कर लिया गया था। तो अब बात आ गई कि भारत छोड़ो प्रस्ताव आया कब था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त आपके वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1972 ईस्वी में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुशंसा पर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। तो कभी पूछा जा सकता है कि कब उन्होंने खत्म किया था? तो 1772 ईस्वी में इसका सही जवाब हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें बारदौली सत्याग्रह में कह तो जो महिलाएं थी उन्होंने ही इनको, जो महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती और उन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला है कि निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह जो हुआ था उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था।
अगला क्वेश्चन है, बाद बाकी आपका बाइकोम, खेड़ा और असहयोग में तो वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जो दंगा उत्पन्न हुआ, एक मिनट, वो आपका जो बिहार का एरिया हो गया और उसके बाद संयुक्त प्रांत यानी यूपी का एरिया हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा वो फेमस हुआ, तो वो है आपका डी नंबर ऑप्शन, ए और डी। तो 1947 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो दानापुर, आरा और पटना, इसकी बात की जाए तो ये तो मतलब प्रभावित था एरिया, ये तीनों तो बिल्कुल केंद्र ही था। अप्रभावित की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो था वो बिल्कुल अप्रभावित रहा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि हाँ, इसको मिलान करना है इसका। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि स्तंभ ए में अंकित पुस्तकों का, ठीक है, ए और बी में अंकित पुस्तकों की बात की जा रही है। तो इसमें आप देख लेंगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसके लेखक जो थे दादा मैं बोल रही हूँ, राजा राम मोहन राय जो थे, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक। और इन बिहार की अगर बात की जाए तो इन बिहार की जब बात की जाती है तो उसके लेखक आपके हो जाते हैं, यहाँ देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की बात अगर की जाए तो इसके लेखक हो जाते हैं आपके ताराचंद। और वही बिहार की बात की जाए तो के दत्ता इसके लेखक हो जाते हैं, ठीक है। आनंद मठ की अगर बात की जाए तो आनंद मठ के लेखक आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और वही प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जीसस की बात की जाए तो इसके लेखक हैं, ये देखिए, राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान्स की बात की जाए तो इसके लेखक है आपके W हंटर। तो जो उस दिन पिछले जो सेट में हमने एक और चीज़ बोला था कि अगर यहाँ पर राज करना है तो मुसलमानों के लिए, इस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया था तो W हंटर ने दिया था और उन्होंने इसी बुक में वो स्टेटमेंट लिखा था, जो बुक है कि आवर इंडियन मुसलमान्स में ही उसका वर्णन किया था उन्होंने। तो अगला है क्वेश्चन आपका, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो उसका ये था कि कोई भी योजना और संगठन की कमी थी, इसके कारण से वो असफल रहा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल था। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसका स्थगन हो गया था और वही कारण था कि गांधी जी ने फिर उस चीज़ से अपना ध्यान हटा करके और अपना ध्यान जो मेनली है उन्होंने अलग डायरेक्शन में लगा दिया था, ठीक है। अगला आपका अगला आपका क्वेश्चन हो गया, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा, उसके बाद गांधी का महत्व क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल होता है उसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक प्रयोग पर अपना ध्यान लगा दिया। ये जो है आपका रचनात्मक जो कार्यक्रम है उस पर अपना ध्यान लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका श्री राजगोपालाचारी थे। और अगर पूछ ले कि प्रथम और अंतिम दोनों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी, उसका भी जवाब आपका हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और मतलब भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो उसका जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस दौरान मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता का मतलब उस स्तर के नेता माना गया और उसकी पहचान मिली। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो नोआखली काल जो था उसके उस टाइम में प्यारेलाल इनके काफ़ी समीप थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा
महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जब उद्घाटन भाषण हुआ था बम्बई के ग्वालिया टैंक में, तो उसी टाइम उन्होंने इसी चीज़ से उद्घाटन किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी 1913 ईस्वी में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, और इसकी स्थापना आपका हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला जाता था भारत को आज़ाद कराने के लिए। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि होम रूल आंदोलन में क्या था कि इससे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई। होम रूल आंदोलन जो था वो 1916 ईस्वी में स्वशासन प्राप्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव में, कई बार जगह पूछ देता कि कहाँ में, तो बेलगांव में होम रूल विंग की स्थापना उन्होंने किया था। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, अगला है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया जाता है। अभी मैंने बताया था कि इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया था, रामकृष्ण मिशन का, और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। चलिए ठीक है, ये आपका बाद बाकी 141 से आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो इस मैथ का क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो ये देखिए आपका सॉल्यूशन मिल जाता है 141 से लेकर के 148 तक के सारे क्वेश्चंस का। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रह गया कि 11 क्रमांक संख्याओं का जो योग है वो 220 है, तो मध्य संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल का होता है, कोई ऐसा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ऐसे जूम आउट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अगला इधर देखते हैं, इधर का जो पोर्शन है वो देखते हैं। ये हो गया आपका 147, 48 और 49 नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया आपका 150 नंबर क्वेश्चन। आप इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लो। बाद बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया बीपीएससी जो 1941वां जो बीपीएससी का क्वेश्चन था वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इसका जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अब मैंने जो लास्ट से देखा जाए 2015 का जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको उस टाइम का स्टैंडर्ड समझ में आएगा। बहुत ही हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन 2015 के बीपीएससी में पूछे गए थे। आप देखोगे अगला जो वीडियो आएगा वो 2015 का ही क्वेश्चन बैंक आएगा। आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझना उस चीज़ को, क्योंकि वो तीन साल का इकट्ठा करके वो है 2015 का। तो इस कारण से शायद हो सकता है कि यही रीज़न रहा हो उसके इतना टफ होने का। तो आप इसी तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का ख़त्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी आपका प्रैक्टिस सेट किसी भी बुक से, जिस बुक को आप सजेस्ट कर दे उस बुक से ही स्टार्ट मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी बिहार में हूँ नहीं, तो फिर बुक तो मुझे मंगवाना होगा। तो अगर आप अभी के टाइम में ही बता दें कि हाँ कौन से बुक से आपको डिस्कशन चाहिए या सेट प्रैक्टिस कौन से बुक का चाहिए, तो पहले ही ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे वो मंगवाने के लिए, तो वो ज़्यादा सही होगा। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन सा बुक सही है। ठीक है, बाद बाकी मैं तो अपने अनुसार से देख लूँगी। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, टाइम बहुत कम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। अभी तो कहीं भी आना जाना या कुछ रहा नहीं है, कोचिंग्स वगैरह खुले नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छा अभी का आपके पास टाइम है जब आप घर में बैठ करके यूट्यूब से क्लासेस ले करके यहाँ से सेट प्रैक्टिस करके आप अपना एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक करके एक रीज़न एक बार ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।